गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए, तो किसको चाहिए? कौन ओपन कहेगा कि हमको देशद्रोही का वोट चाहिए? तो अब ये कहा जाएगा कि गिरिराज सिंह पर 3 केसेस। अरे 3 केसेस तो हैं, लेकिन ये 3 केसेस कौन से केसेस? मोदी जेल भेज रहे हैं, मोदी जेल नहीं भेज सकते। ये कानून का राज, परिवारवादी पार्टी है, ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। लालू जी लड़ रहे हैं, लालू जी की बेटी दोनों लड़ रही है, लालू जी के दोनों बेटे एमएलए हैं। मतलब लालू जी के परिवार से बाहर कोई यादव है ही नहीं। तेजी से विकास भी हो रहा है, हम रोजगार भी दे रहे हैं, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। अरे ये केसेस तो होने ही चाहिए। जो आदमी संघर्षशील है, जो जनता की आवाज को लेकर लड़ता है, जो सड़कों पर खड़ा रहता है, तो केस तो उसी पर होगा। पता नहीं शत्रुघ्न बाबू को कौन दिमाग दे दिया, शत्रुघ्न बाबू फिर से 2019 का चैप्टर पलट के ले आए। मेरा साफ साफ कहना है शत्रुघ्न बाबू को कि आप राष्ट्रवाद का मुद्दा जब जब उठाएंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद के साथ आप नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। देश में 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी खूब देखने को मिल रही है। पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद लोगों की निगाहें तीसरे चरण के मतदान पर आ टिकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी दावेदारी पेश कर रही है और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, अधिवक्ता, खगड़िया एवं मुंगेर के लोकसभा प्रभारी एवं गिरिराज सिंह के सांसद प्रतिनिधि रह चुके अमरेंद्र अमरसंग है। 2005 में विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका केवी स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत। अब की बार सर चारों तरफ नारा चल रहा है 400 पार, लेकिन आरोप ये भारतीय जनता पार्टी पर लगती है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, बिहार में लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में तो 400 क्या 500 पार भी कर सकते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के अपने सवाल बखूबी उठाया और मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का सवाल तो कांग्रेस के साथ उठा था, परिवारवाद का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल और व्यवस्था परिवर्तन का सवाल कांग्रेस ने इमरजेंसी लाई थी। और वेटरन फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सारे लोगों को आपातकाल में जेल में बंद कर दिया गया। क्या कांग्रेस के लोग, क्या कांग्रेस से बाहर के लोग, सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, जॉर्ज, सारे लोग जेल में थे। तो लोकतंत्र को खत्म करने का जिन्होंने प्रयास किया वो आज लोकतंत्र की दुहाई का सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहे, जिन्होंने एक तरफा देश को हाँकने का काम किया इंदिरा गांधी ने और उसके बाद लोगों ने, वो आज उसका सवाल खड़ा कर रहे हैं। लालू जी का सवाल, लालू जी देवगौड़ा जी के समय में सीबीआई ने इंक्वायरी की, चारा घोटाला शुरू किया, कोई बीजेपी ने शुरू नहीं किया। उन्हीं के समय में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी तो लालू यादव को जेल जाना पड़ा और राबड़ी जी गद्दी पर आ गई, कोई भारतीय जनता पार्टी ने लाया नहीं। शिबू सोरेन जी भ्रष्टाचार में के आरोप लगे, फिर संयुक्त मोर्चा सरकार में किस रूप में वो सरकार के समर्थन में आए और वो लगा। फिर हेमंत सोरेन है। हमें लगता है कि सरकार अपना काम करती है। आज सरकार यदि किसी को आरोपी बनाती है तो मैं अधिवक्ता के रूप में आपको बताता हूं कि आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन आरोप के बाद न्यायपालिका है। आप जेल में डाल सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जेल में कौन डालेगा? न्यायपालिका। आरोपों का विचारण होगा, बेल पिटीशंस फाइल होंगे, आरोपों में दम नहीं होगा उसको तुरंत बेल होगा। क्या कारण है कि आपके इतने मंत्री बरस बरस जेल में रहे, 6-6 महीना, साल भर जेल में रहे? कारण है कि उनके खिलाफ सफिशिएंट आरोप है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अन्ना को धोखा दिया। एक वैसे लोग जो आर्मी से आया हुआ था, महात्मा था, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया, उसके प्लेटफॉर्म को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया और उस अन्ना को लौटा दिया पुणे, महाराष्ट्र, और अपने उस गद्दी पर बैठ गए और फिर लोगों को बड़गला कर ये सत्ता में चले आए। ऐसे तमाम लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, वो जेल जा रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना, आप लोगों का ये कहना कि मोदी जेल भेज रहे हैं, मोदी जेल नहीं भेज सकते। ये कानून का राज, यहाँ संविधान है, यहाँ जुडिशियरी है, इसीलिए जेल तो भेजती है न्यायपालिका।
सफिशिएंट एविडेंस होने पर ही भेजती है। यदि एविडेंस गढ़ा गया है, लिखा गया है, तो उस आधार पर किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। इसीलिए यह कहना गलत है। ये सारे लोग परिवारवादी पार्टी है, ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, और इसीलिए अपने कुनबे को बचाने के लिए इन्होंने इंडिया गठबंधन बुना था। दुर्भाग्य से इंडिया गठबंधन भी नहीं चल पाया। सारे क्षेत्रीय सूबेदार, चाहे ममता बनर्जी हो या अखिलेश हो या यहाँ लालू यादव भी हो, अपना अपना अपने स्टेट में चला रहे हैं, क्योंकि उनको अपने स्टेट की पड़ी है, उनको अपना स्टेट बचाना है। इसीलिए इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं, और कांग्रेस तो उस नौटंकी में शामिल है, वो बेचारा को पता नहीं चल रहा है। आज आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां कांग्रेस की बीजेपी से लड़ाई है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे राजस्थान है, चाहे गुजरात है, चाहे मध्य प्रदेश है, वहां तो कांग्रेस बीजेपी लड़ रही है। और जहां पर कांग्रेस या कर्नाटका है, लेकिन जहां पर कांग्रेस नहीं है वहां पर कांग्रेस को किसने खदेड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खदेड़ा उसको, वहां के क्षेत्रीय छत्रप जो इंडिया गठबंधन के पार्ट है उसने ही खदेड़ दिया। अब ममता बनर्जी ने बंगाल से खदेड़ दिया, बिहार में लालू ने खदेड़ दिया। अब आप निखिल कुमार औरंगाबाद की सीट, मीरा कुमार की सीट, ऐसे सीट जो परंपरागत सीट रहे, आज से नहीं बरसों बरस से रहे, 5 बार कांग्रेस के वहां से एमपी रहे हैं, अब उसको वहां से हटा के भेज रहा है। बीमा भारती को वहां दे रहा है, कांग्रेस को ज्वाइन करा रहा है। कांग्रेस का पप्पू रोड पर आ गया, बाद में पप्पू निर्दलीय लड़ गया। पहली बार हमने देखा कि कोई पार्टी अनाउंस नहीं करती है, अपने घर में बुला बुला के लालू जी लिफाफा लेके सबको लिफाफा थमा रहे थे, जा रही थी। कांग्रेस बेचारी थी, तो बेचारी कांग्रेस, जहां कांग्रेस का बीजेपी से सीधा टकराव है, जिन स्टेटों का नाम मैंने लिया, उसके सिवा जहां वो क्षेत्रीय छत्रपों के सहारे खड़ी है, वहां बेचारी कांग्रेस है। तो बेचारी कांग्रेस और बेचारा इंडिया गठबंधन क्या लड़ेगा? इसीलिए हमने कहा है, मोदी जी ने कहा है, नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, अपार जन समर्थन लोगों का है। इसीलिए हम ये लक्ष्य तय करके रखे। ऐसे में तो सर विपक्ष खत्म हो जाएगी, विपक्ष का भी उतना ही हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष जिंदा रहे, लेकिन विपक्ष के साथ दुर्भाग्य क्या है? विपक्ष परिवारवाद पर टिका है, विपक्ष भ्रष्टाचार पर टिका है। आज लालू जी के घर से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? लालू जी लड़ रहे हैं, लालू जी की बेटी दोनों लड़ रही है, लालू जी के दोनों बेटे एमएलए हैं। मतलब लालू जी के परिवार से बाहर कोई यादव है ही नहीं। और उनके बाहर का यादव एक आध दिखाई पड़ा तो उसको ऐसे भगाए, रामकृपाल यादव को, कि बेचारा बीजेपी में आके एमपी बना हुआ है। तो इसीलिए अपनी परिवार के कुनबे को बढ़ाना है और भ्रष्टाचार में लिप्त रहना है। चारा घोटाला का आरोप सजावार है। लालू यादव आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो बने हुए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी शर्म का विषय है कि एक सजावार, कोर्ट से सजावार व्यक्ति डायरेक्शन दे रहा है, उम्मीदवारों का चयन कर रहा है, लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। इसलिए लोकतंत्र को ये मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग अपने परिवार को मजबूत कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के माध्यम से जमा किए गए अकूत संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं और इसी में लगे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसको न परिवार है, न संपत्ति है, और जब वो बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो डिक्लेरेशन भी करते हैं, न खाता है, न बही है, न अकाउंट्स है, न बेटा है, न बेटी है। इसीलिए तो लोग कहता है कि हम नरेंद्र मोदी में रंती देव की छवि देखते हैं कि ना तो हम कामे राज्यं ना स्वर्गं ना पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नामाति नाशनम। एक ऐसा दिव्य पुरुष जो राजा है लेकिन राज नहीं चाहिए, जीव है लेकिन जीव के रूप में पैदा नहीं ले, तो क्या चाहिए भाई? तो कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नामाति नाशनम। कामना है कि दुखों में तपते हुए प्राणियों के काम आ जाएं। इसीलिए तो शौचालय बन रहा है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है, इसीलिए तो कोरोना में गरीबों को अनाज मिल रहा है, इसीलिए तो आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, इसीलिए किसानों के खाते में पैसा डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मिल रहा है। लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को विश्वास है कि अब की बार 400 पार। लेकिन सर विपक्ष का आरोप है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 2023 में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है, 2022 में 93 स्थान पर था, जो कि अब बढ़ गया है। देखिए, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें एक संस्था वो भी है जो आपका नाम आपने लिया। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो लेफ्ट केंद्रित मानवाधिकार से जुड़ी संस्थाएं हैं। उनका काम यही है कि जब दक्षिणपंथी कोई सरकार इंडिया में काम करती है, अच्छी सरकार काम करती है,
तो विदेश के इशारों पर उसको डिफेम करने के लिए इस तरह के रिपोर्ट्स लाए जाते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी तो सत्य है कि जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में कमान संभाली तो आज हम उसमें 10वें पायदान पर थे, 10th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हम 5th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो गए, हम 5वें स्थान पर आ गए। और जिसके राज में सूरज अस्त नहीं होता था, जो हम पर राज करता था, वो हमसे पीछे के पायदान में खड़ा, हमसे आगे के पायदान में खड़े। इसीलिए दोनों रिपोर्ट एक साथ सत्य नहीं हो सकते। यदि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शुमार हैं तो इसका मतलब है कि तेजी से विकास भी हो रहा है, हम रोजगार भी दे रहे हैं, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। लेकिन 10 साल में तो सर यही देखा गया है कि 99 पैसा जो है उद्योगपतियों के पास है, फिर भी उद्योगपतियों का 11.68 करोड़ लोन माफ हो जाता है, कर्ज माफ हो जाता है, लेकिन किसानों का 2 लाख करोड़ कर्ज भी माफ नहीं होता है। मैं इस बात से एतबार नहीं रखता। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद किसानों के लिए जो कल्याणकारी कार्य हुए, पहली बार कोई सरकार पूरे विश्व में किसानों के खाते में सीधा सीधा पैसा ट्रांसफर कर रहा है। 2000 करोड़ 3000 करोड़ एक बार में ट्रांसफर हो रहा है और किसानों को मिल रहा है, कोई बिचौलिया नहीं। इसीलिए एक तरफ यदि उद्योगों में रिलैक्सेशन का, उद्योग को भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, मैं इसके बारे में बड़ा बेबाक हूं। उद्योगों को रिलैक्सेशन इसलिए जाता है कि औद्योगिकरण होता है, तो वो सीधे उस उद्योगपति के बैंक के खाते में पैसा नहीं जाता। यदि एक उद्योग खड़ा होता है तो उस उद्योग में वर्कर्स काम करते हैं, टेक्नीशियंस काम करते हैं, ऑफिशियल वर्कर्स काम करते हैं, हजारों वर्कर्स काम करते हैं। तो एक साथ यदि एक उद्योग खड़ा होता है तो उसके साथ हजारों परिवार एक साथ जुड़ जाता है। इसीलिए एक साथ ये भी मानी जाए कि हाँ ठीक है, सरकार ने कुछ रिबेट दिए होंगे उद्योगपति को, उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन तीव्र हुआ, उद्योग खड़ा हुआ, तो उद्योग खड़ा हुआ तभी तो वो परिवार फिर जीविका में उसके साथ लगा हुआ है। इसीलिए औद्योगिकरण, तेज औद्योगिक विकास की रफ्तार, ये भी जरूरी है। और साथ साथ किसान जो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, किसान जो गांव में रहते हैं, उनके लिए भी है। इसीलिए आपने देखा कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी हो रहा है। इसीलिए दोनों बात एक साथ सत्य है, ये नहीं है कि एक तरफा सत्य है। 2022 तक किसानों की आय भी दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन किसानों की स्थिति तो वही है। नहीं, किसानों की स्थिति वो नहीं है। किसानों के क्षेत्र में सिंचाई योग्य भूमि बढ़े, ये लक्ष्य है। ये एनडीए की सरकार में ही है कि आप कभी कभी फीडर का नाम सुनते होइएगा तो बिजली का फीडर होता था, लेकिन कृषि फीडर अलग हो, ये पहली बार एनडीए सरकार के दिमाग की उपज है। और कृषि फीडर्स आपने देखा कि अनुमंडलीय स्तर पर, प्रखंडों स्तर पर अलग ग्रिड स्टेशंस बन गए और वहाँ कृषि फीडर्स अलग हो गए। तो एक किसानों की सिंचाई की व्यवस्था, किसानों को अनवरत रूप से बिजली मिले, साथ साथ मेगा फूड पार्क्स हो, किसानों के उत्पादों के संरक्षण के लिए उनके स्टोरेज बने, उसमें लोन देने के लिए नाबार्ड के माध्यम से अन्य चीजों में, तो वो एक सतत प्रोसेस है और वो काम चल रहा है। क्योंकि सरकार को पता है कि उत्पादक किसान, और उत्पादक किसान तभी तक जिंदा रह सकता है, वो कृषि से पलायन कर जाएगा जब तक उसको सुविधा नहीं मिलेगी। और उसको सुविधा दिए बिना, कृषि को बिना आगे बढ़ाए हुए कोई देश उन्नत हो नहीं सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने जगह पर है, तेजी औद्योगिक विकास अपने जगह पर है, लेकिन कृषि भी अपनी जगह पर है। इसीलिए उसकी प्रायोरिटी कभी खत्म नहीं हुई है, उसकी हमेशा से प्रायोरिटी है। और यही कारण है कि बजटीय प्रोविजंस जो होते हैं उसमें हर एक बार देखते होइएगा कि किसानों के लिए नई नई योजनाएं आती है, उनके लिए बजट एलोकेशंस हैं बढ़ाए गए। अच्छा, वादा था सर अच्छे दिन का, काला धन का वादा था, स्मार्ट सिटी आदर्श ग्राम का वादा था, सारे नदियों को जोड़ने का वादा था, रोजगार का वादा था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बीजेपी में ही 53% ऐसे मंत्री हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चार्ज हैं। तो मैं एज ए अधिवक्ता मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ। क्रिमिनल केसेस तो मेरे ऊपर भी है, मेरे ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। पीयूष हत्याकांड में सारे लोगों ने उसकी हत्या भी कर दी, पैसा भी वसूल लिया और समाज में विरोध खड़ा हुआ। मैंने भी विरोध किया, हमारे साथ अनेक साथियों ने विरोध किया और हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों को पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया। आज भी क्रिमिनल केसेस हैं। ऐसे क्रिमिनल केसेस को मैं नहीं मानता। जो सामाजिक सरोकार को जिंदा रखने के लिए, सत्य के लिए खड़ा रहने के लिए, और यदि प्रशासन से टकराता है, प्रशासन उसको क्रश करके देता है। लेकिन मैं उन केसेस को मानता हूँ जो केसेस गंभीर प्रकृति के हैं, 302 के हैं,
महिलाओं के साथ अत्याचार से जुड़े हुए, हरिजनों के साथ अत्याचार से जुड़े हुए, समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार है, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, रॉबरी के मुकदमे हैं, डकैती है, इस तरह के क्रिमिनल्स केसेस यदि जिन लोगों पर होता है, तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं उन पे ऐसे केसेस कम है। और जब प्रहार किया जाता है तो तब क्या किया जाता है कि उनके डिक्लेरेशन में सारे केसेस जोड़ लिए जाते हैं। अभी हमारे गिरिराज जी पर 2 केसेज हैं, जो 3 केसेज हैं जो हमने नॉमिनेशन में दिया है। क्या केसेज हैं? तीनों आचार संहिता का केस है। वो चुनाव लड़ते हैं, आचार संहिता के उल्लंघन का केस है। तो अब ये कहा जाएगा कि गिरिराज सिंह पर 3 केसेज, अरे 3 केसेज तो हैं, लेकिन ये 3 केसेज कौन से केसेज हैं? 3 केसेज आचार संहिता के केस हैं, तो उसको उसी रूप में देखा जाएगा। लेकिन कोई 302 का मुजरिम, किसी ने हत्या की है, किसी ने बम मारा है, किसी ने लूट किया है, किसी ने डकैती किया है, किसी ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, वो अपराध है। ये आचार संहिता, समाज के लिए लड़ाई करना, प्रशासन के द्वारा मुकदमा करना, ये सब केसेस नहीं है। इसीलिए हमारा साफ मानना है कि हमेशा जब इसके बारे में विचारण हो तो गंभीर प्रकृति के केसेस जिन लोगों पर हैं उनके ही मामले सामने लाया जाए। अभी क्या होता है कि डिक्लेरेशन जो दिया उसमें जितना केसेज है, इन पर 3 केसेज है। अरे भाई 3 केसेज है तो कौन सा केसेज है? केसेज है आचार संहिता का, केसेज है रेलवे का रोकने का, भारत बंद का, ट्रेन को रोका, पकड़ लिया, 353 लगा दिया, तो ये केसेज हैं। अरे ये केसेज तो होने ही चाहिए। जो आदमी संघर्षशील है, जो जनता की आवाज को लेकर लड़ता है, जो सड़कों पर खड़ा रहता है, तो केस तो उसी पर होगा। कि जो एसी में बैठा रहेगा उस पर केस होगा। इसीलिए हमारा साफ कहना है कि जो जनता के संघर्षों के साथ खड़ा रहता है और उस पर केस होता है तो वो तो उसका गहना है, वो तो उसका मुकुट है। लेकिन जो गंभीर प्रकृति के केसेस को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लेके घूम रहे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, चारा घोटाला का आरोप है, तो उनका उजागर करिए, ये उजागर करने लायक नहीं। अच्छा, गिरिराज सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। है कौन सर ये देशद्रोही? हाँ, सही बात है। पिछले बार भी 2019 में चुनाव हुआ था और बेगूसराय में ये सवाल खड़ा था और कन्हैया के साथ खड़ा था सवाल, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा था। टुकड़े टुकड़े गैंग कौन सा गैंग था? अफजल तेरी होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा। तो ये हो रहा था और पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आ गए थे। तो हम तो चाहते थे कि भाई इस बार कन्हैया चले गए हैं तो अवधेश राय आए हैं, कुछ बेगूसराय की बात होगी। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग नेता हैं, हम सम्मान के साथ उनका नाम भी लेते हैं, बड़ा आदर भी करते हैं और आदर करने लायक हैं भी। चूंकि राजनीति में कम लोग बचे हैं जिनको पढ़ने लिखने से मतलब है, तो उसमें शत्रुघ्न बाबू को मैं मानता हूँ कि वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उससे उसको मतलब है। लेकिन पता नहीं शत्रुघ्न बाबू को कौन दिमाग दे दिया, शत्रुघ्न बाबू फिर से 2019 का चैप्टर पलट के ले आए। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए। तो किसको चाहिए? कौन ओपन कहेगा कि हमको देशद्रोही का वोट चाहिए? कोई नहीं कहेगा। तो भी तो कोई कह रहे हैं हमें देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, हमें वैसे लोगों का वोट नहीं चाहिए जो विदेशी परस्त हैं। अब शत्रुघ्न बाबू ने एक नया एंगल दे दिया। अब उन्होंने कहा कि इसका इंप्लाइड मीनिंग अमुक धर्म से है। तब तो भाई इसका इंप्लाइड मीनिंग करके हम अमुक धर्म के लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं, ऐसा गिरिराज सिंह ने तो नहीं कहा। इसलिए हमें लगता है कि अपने गेंद को अपने पाले में ही लाकर अपने से सेल्फ गोल करने का ये एक रणनीति हो गया है। शायद हो सकता है कि रणनीतिक चूक हो, मेरी समझदारी से, मेरी उम्र भी कम है, लेकिन हमें लगता है कि 2019 के चुनाव में कन्हैया के साथ जो मुद्दे खड़े थे उस मुद्दे को फिर से आपने अवधेश राय के सामने ला दिया। इसीलिए तो हमने जवाब दिया। अवधेश राय के साथ लाने के लिए कोई सवाल खड़ा नहीं था, लेकिन आपने कन्हैया का जो पुराना था, टुकड़े टुकड़े गैंग, कश्मीर, अफजल, हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, तो ये सब ले आए। अब ले आए तो अब उसका जवाब शुरू हो गया। अब अच्छी बात है, जब सवाल शुरू हुआ है, जवाब शुरू हुआ है, तो वामपंथ का इतिहास भी शुरू हो जाएगा। तो वामपंथ किस धरती से आई है, ताशकंद में उसका नींव पड़ा है, वो भी चला आएगा। तो राष्ट्रीयता का भी सवाल खड़ा हो जाएगा। राष्ट्रीयता का जब सवाल खड़ा होगा तो वामपंथ राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद का भी सवाल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमें लगता है कि शत्रुघ्न बाबू ने सेल्फ गोल के लिए इसको ले लिया है
अब वो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं तो जवाब तो मैं दूंगा ही। मैं तो कहूंगा ही कि 1942 के मूवमेंट में रसा और ब्रिटेन दोनों का गठबंधन था और आप रसा से अनुप्राणित थे और आपको लगता था कि कम्युनिस्ट का ब्रह्मा विष्णु महेश रसा में रहता है, तो आपने 1942 में महात्मा गांधी के उस आंदोलन का खिलाफ करना शुरू कर दिया। आपने कहा नहीं 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 भाई, हम ब्रिटेन के साथ रहेंगे। तो पूरा देश 1942 में देश स्वतंत्र कराने में लगा हुआ था और यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेज के साथ लगे हुए थे। तो सवाल तो हम खड़ा करेंगे, जो लोग लगे हुए थे उनका वोट हमको नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं उनके बारे में, हम कह रहे हैं उनके बारे में कि 1962 के मूवमेंट में जब चाइना का वार हुआ तो सुंदरैया नाम का एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था, उसने कहा कि भाई ये तो विचारधारा का आगमन है, आओ चाइना आ जाओ, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का रहेगा, इंडिया भी कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। और बाद में अजय घोष जैसे लोगों ने उसका विरोध किया और बाद में पार्टियां बंट गई। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का है, तो वामपंथ राष्ट्रवाद कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल, कभी आपने सुना है राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी? नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, मोरक्को की कम्युनिस्ट पार्टी, माने इनका एगो कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल है। तो हमको भाई इंटरनेशनल से मतलब नहीं, हमको भारत, भारतीयता, राष्ट्रवाद, भारत की संस्कृति, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण और साथ साथ विकास। इसीलिए तो हम धारा 370 हटाते हैं और कहते हैं एक देश, एक प्रधान, एक निशान, जो हमारा जोशी मुखर्जी का सपना था। इसीलिए तो हम एक साथ राम जन्मभूमि खड़ा करते हैं। राम जन्मभूमि इसीलिए बनाते हैं कि वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है और हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्थापित करते हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ विकास को आगे ले चलते हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ विकास को चुनते हैं। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में 18 साल 16 साल तक ज्योति बसु की सरकार रही और बंगाल के बगल में समुद्र है, सारे कम्युनिस्ट पार्टी को समुद्र में फेंक दिया गया। अभी एक एमएलए नहीं है बंगाल में, बंगाल में सीपीआई का एक एमएलए नहीं है, बंगाल में सीपीएम का एक एमएलए नहीं है। त्रिपुरा में जहां शासन हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी की शासन। इसीलिए मेरा साफ साफ कहना है शत्रुघ्न बाबू को, मैं फिर से उनका सम्मान करता हूं कि आप राष्ट्रवाद का मुद्दा जब जब उठाएंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद के साथ आप नहीं रहे। आप दुनिया के मजदूरों, एक को हिंदुस्तान के मजदूरों का पड़ा नहीं है, दुनिया के मजदूरों के बारे में चिंता है, हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद के बारे में चिंता नहीं है, हिंदुस्तान के सभ्यता और संस्कृति की चिंता नहीं है, हिंदुस्तान के धार्मिक पुनर्जागरण की चिंता नहीं है, विश्व के पुनर्जागरण की चिंता है, सोवियत संघ के पुनर्जागरण की चिंता है, चाइना के पुनर्जागरण की चिंता है। तो स्वाभाविक है आप फंसेंगे, आप साफ होंगे। इसीलिए आप साफ हो चुके हैं और हमसे क्या साफ होंगे? आप इंडिया गठबंधन में जिसके साथ हैं वही आपको साफ करने पर लगा हुआ है। लालू यादव ने आपके पूरे जनाधार को चपेट के अपने ऊपर डाइजेस्ट कर लिया, खा गया। अब वो फिर आप उसी के साथ हैं, वो भी आपको हाथ उठाई देता है। एक दे दिया खगड़िया में, एगो बेगूसराय में दे दिया, एगो दिया आय को, एगो दिया एम को, और थोड़ा माले को दे दिया मत बिहार में। तो यही बांट बांट के दे रहा है। तो कांग्रेस को भी डिस्पोजल पर रख रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी को दरवाजे के बाहर डिस्पोजल पर रखता है और अपने केवल रहता है और अपना परिवार का कुनबा, भ्रष्टाचार का कुनबा जातिवाद के आधार पर सजाकर एमवाई करते रहता है और बिहार में राज करने का सपना देखता है। और ये लोग पिछलग्गू लोग हैं। इसीलिए बेगूसराय की जनता सीधा सीधा जिसके पास सत्ता का रिमोट है उससे जुड़ना चाहता है, वो पिछलग्गू लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। ये जीत के भी जाएंगे तो क्या करेंगे? और गिरिराज सिंह यदि जीत के जाएंगे तो केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, बेगूसराय का विकास होगा। इसलिए बेगूसराय विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है, अब उस रास्ते से पीछे नहीं जाना चाहता है। इसीलिए बेगूसराय इस बार फिर से गिरिराज सिंह के साथ है।